हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनल प्रताप सिंह एंड मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल, राइट। एंड पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने खत्म किया एटॉमिक साइज, ठीक है। लास्ट हमने एटॉमिक साइज किया था। आज हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे उसका नाम है आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसका नाम क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वर्क करता है, किस तरह से बिहेव करता है, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो इनसे बात करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या शुरुआत करते हैं हम? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। What is आयनाइजेशन पोटेंशियल? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल समझने के लिए पहले हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू हम इसको समझेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। आपके पास न्यूक्लियस है, सेंटर पे एक न्यूक्लियस है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स। अब अगर इसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर निकालना है या इस एटम से बाहर निकालना है, अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से अगर मेरे को बाहर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। और इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरे को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस दोनों के बीच में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए मेरे को बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी है। और जब मैं बाहर से एनर्जी अप्लाई करूंगा उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सिंपल टर्म्स में समझ आता है कि मैं क्या वो कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस इज होल्डिंग एन इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन। if I want to remove this electron, then I need to break the attraction force between these two atoms, the nucleus and the electron. And if I want to break the attraction force, then I have to apply an external energy force. And that energy is known as ionization energy. That energy is known as ionization energy. ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? ठीक है। तो आपको देखो, हर चीज के ना दो मतलब होते हैं, एक रैंचो वाली डेफिनेशन, एक चतुर वाली डेफिनेशन। 3 इडियट्स पढ़ी है सबने। एक रैंचो वाली डेफिनेशन है, एक चतुर वाली डेफिनेशन। सबने 3 इडियट्स देखी ना, ठीक है। तो हमें चतुर वाली डेफिनेशन नहीं करनी, हमें रैंचो वाली डेफिनेशन समझनी है। चतुर वाली डेफिनेशन हम बाद में याद कर लेंगे, उसमें कोई लिखने वाली बात हो, लेकिन हमें रैंचो वाली डेफिनेशन समझनी है कि होता क्या है। तो होता यह है बेटा कि आपको अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से बाहर निकालना है तो आपको ये अट्रैक्शन फोर्स तोड़नी पड़ेगी। और अगर आप ये अट्रैक्शन फोर्स तोड़ते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। और जो एनर्जी आप अप्लाई करते हो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, आप उस तरह से कंसीडर करें, आपने ये देखा होगा कि आपने दो ब्लॉक्स को एक रिंग से होल्ड करके रखा हुआ है। दो ब्लॉक्स को एक रिंग से होल्ड करके रखा हुआ है और बिल्कुल स्ट्रेच कर रखा है। अब अगर मेरे को इसको मूव करना है, या मैं ये बोल दूं कि ये वॉल है, आपके पास क्या है? ये वॉल है, ठीक है ना। आपके पास ये वॉल है और ये वॉल, ठीक है। और इस ब्लॉक को आपने एक स्ट्रिंग से होल्ड करके रखा हुआ है। स्ट्रिंग से क्या करके रखा हुआ है? होल्ड। अब अगर मेरे को इस ब्लॉक को दूर ले जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ूंगा? कैंची लेके तोड़ सकता हूं, ठीक है, जला सकता हूं, ठीक है, खुद तोड़ सकता हूं, या उसको खींच के अलग कर सकता हूं। हर केस में एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है। कैंची लेके कर रहा हूं तो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, जला रहा हूं तो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, अपनी पावर लगा रहा हूं तो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसको अलग लेके जा रहा हूं तो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। कि नहीं लग रही? हर केस में एक्सटर्नल एनर्जी लग रही है। देखो कैंची में आप सीजरिंग, ठीक है, आग लगाओगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हो। तो हर केस में क्या लग रही है? एक्सटर्नल एनर्जी। और इसी एक्सटर्नल एनर्जी को हम जब यहां पर ट्रांसलेट करते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिमूव करना है। रिमूव क्यों करना है? क्योंकि मेरे को
देखना है कि ये जब चार्ज स्पीशीज बनेगा तो कैसे बिहेव करेगा। तो अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो मैं कैसे रिमूव करूंगा, मेरे को बाहर से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर मेरे को बाहर से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसी एनर्जी का नाम मैंने क्या दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी। उसी एनर्जी का नाम क्या दे दिया मैंने, आयनाइजेशन। ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? तो ये इसको इस तरह समझो कि ये न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका उसका एक्सटर्नल जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। अब आपको एक्सट्रैक्शन फोर्स तोड़ना है तो आपको एनर्जी बाहर से अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ आती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी दोनों सेम टर्म्स हैं। क्या है, इट इज द एनर्जी जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो हम अब चतुर वाली डेफिनेशन भी सुन लेते हैं। तो चतुर वाली डेफिनेशन क्या है, चतुर वाली डेफिनेशन ये कहती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। मैं क्या कह रहा हूं, ये लाइन, ये वर्ड याद रखना, isolated gaseous atom। The amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is known as ionization energy। इस लाइन को लिख लो, इस लाइन को लिख लो, दोबारा बोल रहा हूं, the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom is known as ionization potential or ionization energy। बात समझ आती है सबको, ठीक है? चलिए, अब मैंने आइसोलेटेड गैसेस एटम क्यों बोला, मैंने आइसोलेटेड गैसेस एटम क्यों बोला? देखो, मान लो तुम्हारे पास दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है? दो ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्लॉक्स को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। दोनों ब्लॉक्स को क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना? दोनों ब्लॉक्स को क्या करके रखा हुआ है, होल्ड। तो कंसीडर करो यहां पर आपका एक ब्लॉक है, ठीक है? दूसरा ब्लॉक भी आपने ले रखा है और उसी ब्लॉक को आपने इसी के साथ अटैच करके रखा हुआ है, ठीक है ना? दोनों अटैच है। अब जब मैं तो एनर्जी लगाता हूं और दोनों ब्लॉक्स अगर अटैच्ड होंगे और मैं एनर्जी लगाता हूं तो मैं इन दोनों ब्लॉक्स को रिमूव करूंगा, विच मींस यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, विच मींस ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है ना? मेरे को तो सिर्फ क्या देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। लेकिन यहां तो ज्यादा एनर्जी लग रही है, यहां तो ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है ना? तो यहां पर आप दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, वो चीज गलत हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है? कंसीडर करो ये ब्लॉक है, ठीक है ना? ये आपके पास, मेरे पास अभी कुछ है नहीं तो मैं इसी के थ्रू समझाता हूं। ये आपके पास एक एटम है और एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, ठीक है? ये दूर जा रहा है, ठीक है? अब जब ये दूर जाएगा तो आपने एनर्जी अप्लाई करी, एनर्जी में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब करी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता गया। लेकिन अगर मैंने इसमें दो अटैच कर दिए, ठीक है, दो एटम्स अटैच कर दिए, तो जब मैं एनर्जी अप्लाई करूंगा ना तो पहले वो एनर्जी इन दोनों को अलग करने में लगेगी, फिर एनर्जी इससे इलेक्ट्रॉन और इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी, ठीक है ना? विच मींस वो जो ओवरऑल एनर्जी है, इट विल नॉट बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास आप उसको इस तरह से देखिए कि आपके पास है दो एटम साथ में अटैच्ड है। आपके पास दो एटम्स क्या हैं, साथ में अटैच्ड है। देखो आपके पास दो एटम साथ में अटैच्ड है, ठीक है ना? और इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है? यहां पर न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस, ठीक है ना? अब अगर मेरे को इसमें से अब मैं इसमें अगर एनर्जी प्रोवाइड करूं, अगर मैं इसमें एनर्जी प्रोवाइड करूं, जब मैं एनर्जी इसमें प्रोवाइड करूंगा तो पहला चीज क्या होगी, पहली चीज, द फर्स्ट मोस्ट थिंग विल हैपन इज ये दोनों एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग, क्योंकि ये दोनों अटैच है ना, जबरदस्ती हमने अटैच करके रखे हुए या इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। बट अगर बॉन्ड सबसे पहले जो एनर्जी अप्लाई करोगे तो दोनों एटम्स अटैच होंगे, तो पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस अलग घूम चला जाएगा, ये एटम अलग चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने और एनर्जी अप्लाई करी, फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर और ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है ना? फिर आपका इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। अब इसमें आप ध्यान से सोचो तो जो आपने एनर्जी अप्लाई करी है, क्या वो सिर्फ आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली एनर्जी है? क्या वो सिर्फ आयनाइजेशन पोटेंशियल वाली एनर्जी है? नहीं। वो एनर्जी कौन सी हो गई? पहली एनर्जी इन दो एटम्स को अलग करने की, दूसरी एनर्जी इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अलग निकालने की। तो दो टाइप ऑफ एनर्जी लग रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी, एक बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी।
क्या मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलते हैं हम? सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी। बाकी सारी एनर्जी से हमें कोई फर्क मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। उसके लिए जरूरी क्या है? कि आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं है, देन द एनर्जी दैट यू आर अप्लाइंग इज गोइंग इनटू ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड ऑल्सो रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। तो वो दो टाइप ऑफ एनर्जी हो जाएंगी, एक एनर्जी नहीं रहेगी। बात समझ आती कि नहीं आती? बात समझ आती कि नहीं आती? तो हमारे लिए क्या जरूरी है? कि हमारे लिए सिर्फ एक एटम होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटरनल फोर्स अलग से कोई एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। ये बात समझ आती है? तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी एक चतुर वाली डेफिनेशन है, एक रैंच वाली डेफिनेशन है। चतुर वाली डेफिनेशन क्या है? चतुर वाली डेफिनेशन ये कहती है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। एंड रैंच वाली डेफिनेशन क्या कहती है? कि इफ आई वॉन्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्योंकि मेरे को अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स तोड़ना पड़ेगा तो मेरे को बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, और बाहर से अगर मैं एनर्जी लगाता हूं तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। बाहर से एनर्जी लगाता तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, होगा कोई क्लियर होगा? ठीक है ना? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी की हमने बात करी। अब एक और चीज की बात करते हैं इसमें। देखिए, कि आपके पास एक सिस्टम है ए से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और A प्लस बनाया, तो इसमें जो एनर्जी लगी होगी वो लगी होगी IP। ठीक है, अगर मैंने A प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और उसको बना दिया A2 प्लस, तो इसमें भी IP लगी होगी। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम IP1 और इसको हम IP2, अगर आगे और निकला तो इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, इसको बोल देते हैं हम IP3 और इसको बोलते हैं A3 प्लस। ठीक है ना? तो आप जब कंटिन्यूअस एनर्जी निकाल रहे हो, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसमें जो एनर्जी लगती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? IP1, IP2, IP3। इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं जब कंटिन्यूअसली एनर्जी आपकी निकल। बात समझ आती? चलिए, ठीक है, एक चीज ये हो गई। अच्छा, अब मेरे को एक जनरल सा आंसर दो और इसको खुद सोचना। ठीक है, पहले पॉज करना फिर बताना। A माइनस F माइनस है और F है। ठीक है, आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज है और एक F है, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? आपके पास है F माइनस और F, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? विच वन विल बी इजियर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इट विल बी इजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन? F माइनस से F से? कुछ समझ में आया? नहीं? चलो देखते हैं। देखो, दो एटम्स है आपके पास, एक चार्ज आयन है और एक नॉर्मल एटम है। ठीक है, और आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, सिंपल चीज। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सबसे पहली चीज क्या देखोगे? आप ये चीज देखोगे ना कि किसके पास ज्यादा अमाउंट है। अगर आपको कंसिडर करो एक नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, और दूसरा अंबानी है, तो अगर आप पैसे लेना चाहोगे, अगर आप किसी से पैसे मांग सकते हो, तो कौन ज्यादा अमाउंट में पैसे दे सकता है? अंबानी या मिडिल क्लास आदमी? अंबानी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा है। तो वही चीज यहां पर कॉन्सेप्ट लगाओ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इट कैन इजीली गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज कर देगा। ये तो बोलेगा भाई साहब मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, मैं ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में पड़ा हूं, क्यों मेरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हो? तो जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जब आप न्यूट्रल वाले से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी? इसमें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज समझो, आपका एक दोस्त है श्याम और आपका एक दोस्त है राम। ठीक है,
अब आपको 100 रुपए की जरूरत है, शाम के पास 0 रुपए हैं, राम के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, शाम और राम, एक के पास 0 एक के पास 100, आपको 100 रुपए की जरूरत है, चलिए छोड़िए 100 तो पूरे ज्यादा हो जाएंगे, 50 रुपए की जरूरत है। आप अगर शाम के पास जाते हो, राम के पास जाते हो, पहली चीज राम के पास जाओ तो राम क्या बोलेगा, ले 50 रुपए है मेरे पास, 100 रुपए है तो 50 रुपए ले ले, सिंपल सी चीज, नो एफर्ट डन, आराम से आपने उससे 50 रुपए ले लिए, ठीक है, वो आनाकानी करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, बट 50 रुपए दे देगा। लेकिन अगर आप शाम के पास जाते हो तो क्या वो 50 रुपए दे पाएगा, नहीं, विच मींस अगर वो देना भी चाहता है तो उसको बाहर से कहीं ना किसी से उधारी लेके करना पड़ेगा, विच मींस ज्यादा एफर्ट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, राम से ज्यादा एफर्ट किस पे लगेगा, शाम पे, क्यों, क्योंकि उसको बाहर किसी के पास जाके उससे पैसे लेके आने पड़ेंगे। ये बात समझ आती नहीं आती? तो राम ने तो सिर्फ 100 रुपए थे, उसने बोला ठीक है 50 रुपए ले ले, आनाकानी थोड़ी बहुत करी बट दे दिए, लेकिन शाम को तो बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज समझो कि ये न्यूट्रल है, ये चीज क्या है, न्यूट्रल है, इसको एफर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, इसके पास पैसे नहीं है, 0 अमाउंट है, इसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो आसानी से गिव अवे कर सकता है। अब इधर देखो, आपके पास F माइनस है, आपके पास F है, यू हैव F माइनस एंड F, नाउ F इज न्यूट्रल, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, उससे इलेक्ट्रॉन क्या निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, वो बोलेगा मैं ऑलरेडी न्यूट्रल और स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट हूं, मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देता हूं आसानी से, ठीक है ना। जैसे शाम, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया शाम आपका, है ना, और ये हो गया आपका राम ने बोला ठीक है यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ले जाओ मेरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत, है ना, थोड़े बहुत पैसे ले जाओ। तो अब यहां पर एफर्ट कहां से ज्यादा लगेगा, इधर इस एग्जांपल को देखते हुए समझो कि शाम को एफर्ट ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि शाम को दर दर भटकना पड़ेगा आपको 50 रुपए देने के लिए। वही चीज यहां पर देखो, एफ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो अगर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो ज्यादा एनर्जी किसमें लगी, एफ में। तो जनरली जब आप न्यूट्रल एटम्स की बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम्स में ज्यादा एनर्जी लगती है देन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में। पॉजिटिवली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में कम एनर्जी लगती है, न्यूट्रल में ज्यादा एनर्जी लगती है। ये बात समझ आती कि नहीं आती, ये बात समझ आती कि नहीं आती, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज बताओ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, कई लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा कि एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। देखो व्हाट इज एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, पहले इस चीज समझते हैं। एंडोथर्मिक इज अ प्रोसेस जहां पर आप बाहर से एनर्जी लगा रहे हो, जहां पर आप बाहर से एनर्जी लगा रहे हो, अप्लाइंग एनर्जी, आप बाहर से एनर्जी लगाओ। और एक्सोथर्मिक इज अ प्रोसेस जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो इसमें एनर्जी लग रही है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये बताओ कि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स है, बाहर से हम, मैंने क्या बोला था, द एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब बाहर से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमेशा एंडोथर्मिक। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमेशा एंडोथर्मिक। द एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे ही मैंने बोला रिक्वायर्ड, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, एंडोथर्मिक एनर्जी, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, एंडोथर्मिक। चलिए आगे बढ़े इसमें। अब इसकी पीरियोडिसिटी देखते हैं कि कैसे वेरी करता है ना, इन अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप कैसे वेरी करता है, उसी चीज मैटर करती है हमारे लिए, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसके देखते हैं पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी देखते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड कैसे वर्क करता है, अक्रॉस द पीरियड कैसे वर्क करता है, ठीक है ना, अक्रॉस द पीरियड कैसे वर्क करता है। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड की जब हम बात करते हैं तो सब समझिए, हमने अक्रॉस द पीरियड में क्या बात करी थी, हमने अक्रॉस द पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये बात करी है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ये बात करिए कि नहीं करिए कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। याद है कि नहीं है सबको, अक्रॉस द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल वही रहता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज्यादा हो जाते हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ गए, शेल घट गया, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो अट्रैक्शन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स
ऑन इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन जो फोर्स होगी ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगी? दो लोग हैं, एक 100 किलो का है, एक 10 किलो का है। तो जो 100 किलो का है वो ज्यादा देर तक किसी चीज को होल्ड कर पाएगा, जो 10 किलो का है वो ज्यादा देर तक किसी चीज को होल्ड कर पाएगा। कौन ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएगा? 100 किलो वाला, हैवी वेटेड। वही कि जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो कौन ज्यादा देर तक अट्रैक्शन फोर्स किसकी ज्यादा होगी? जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया बेटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये बात समझ आती है नहीं आती है? कि आपने जेड इफेक्टिव लगाया, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मोर द जेड इफेक्टिव, मोर द अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, मोर इज द अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? मोर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। इस वजह से फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाते समय जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये बात समझ आती है नहीं आती? ठीक है, कि जितनी जोर से मैंने उसको होल्ड कर रखा है, जितनी स्ट्रांगली मैंने होल्ड करके रखा है, उतना मुश्किल हो जाएगा उसको तोड़ना। ये बात समझ आती? ठीक है, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप में क्या होता है? एन इंक्रीज करता है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा होल्ड करना। एक चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कि कोई चीज मेरे यहां पर बगल में खड़ी है, कोई चीज इतनी दूर खड़ी है, तो किसको होल्ड करना आसान है? बगल वाले को या दूर वाले को? जो बगल में खड़ा है उसको होल्ड करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल से एग्जाम्पल से एक चीज समझते हैं कि आपके दो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं आपके पास, और आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोज आप किसके हो? पेरेंट्स के, क्योंकि वो सबसे पास है ना? और फ्रेंड्स अच्छे हैं लेकिन वो उनसे बाहर आते हैं। तो कौन से रिलेशन को तोड़ना आसान होगा? फ्रेंड्स वाला या पेरेंट्स वाला? पेरेंट्स विल स्टे ऑलवेज, बट फ्रेंड्स कभी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते, है ना? अच्छे होंगे तो रहेंगे, नहीं होंगे तो नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि आपको एक रिलेशन तोड़ना है, या तो फ्रेंड्स वाला या तो पेरेंट्स वाला, तो कौन सा तोड़ोगे? फ्रेंड्स वाला, राइट? वही तोड़ोगे। तो उस रिलेशन को तोड़ना क्या है? आसान है। क्यों? क्योंकि वो दूर है, आपसे थोड़ा सा दूर है। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स आपके पास हैं, तो उस रिलेशन को तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल। वही चीज देखो, अगर शेल बढ़ा दिए, अगर मैंने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएगा? दूर। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो उसको वहां से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पास है तो उसको निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। उसको निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो अगर n बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गया तो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, है ना? ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। बात समझ आती है? ये बात समझ आती है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी हमारी? डिक्रीज। ठीक है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड, ये स्पेसिफिकली याद रखना, ये दो ही ग्रुप पी, एसएनपी ग्रुप के लिए, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना? और बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है, कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करता है तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव क्या करेगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Across the period जाने पे from left to right Z effective increase, आयनाइजेशन एनर्जी decrease, and down the group जाने from top to bottom जाने पे n shell increase करेगा, तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? आसान। ये बात समझ आती है? चलिए, ठीक है, अब एक और चीज की बात करते हैं। यहां पर एक थोड़ा सा झोल आता है और उसके बारे में बात करते हैं। देखो इधर, पहले मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं। हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कैसे बताओगे, है ना? मैं इसीलिए बोल रहा था बेटा, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज बी रैंचो एंड नॉट बी चतुर। ठीक है, हमेशा बी रैंचो, आपको 3 इडियट्स वाला रैंचो बनना है। यूज योर ब्रेन, नॉट
द रेटिफिकेशन थिंग, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान है। अब इसमें देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपके पास ये है। और आपसे ये पूछा जाता है कि किसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो अट्रैक्शन फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो हमारा जनरल आंसर होगा सर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये आपने सिखाया है। लेकिन बेटा मैंने एक और चीज हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात की थी तो हमने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, है ना। तो अगर मैं बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 1s2 1s2 2s2, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p। ये दोनों ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों ही क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। भाई साहब अगर मैं अपनी स्टेबिलिटी पढ़ा हुआ हूं और मैं अच्छे से जी रहा हूं तो मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगे पड़ेगी। वही चीज हो गई कि आपको इनकी स्टेबिलिटी बिगाड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, एक तो क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऊपर से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, राइट। तो एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट यू आर अप्लाइंग एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल, राइट। बट now if I have a stable electronic configuration then you are also disturbing my stability, consider करो इसको इस तरह से कि अगर मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं और आपको मेरे को परेशान करना है, ठीक है, आपको मेरे को क्या करना है, परेशान। अब अगर आपको मेरे को परेशान करना है तो आपको पहले मेरी सिक्योरिटी रीजन्स को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप मेरे को परेशान कर पाओगे, मेरे पास सिक्योरिटी बहुत सारी होगी। ये बात समझ आती है। लेकिन अगर मैं जनरल इंसान हूं, एक नॉर्मल इंसान हूं, तो मेरे को डिस्टर्ब करना क्या आसान, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं, आके एक पत्थर मार जाओ, एक घंटी बजा जाओ, कुछ कर जाओ, राइट। लेकिन अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो ऐसा थोड़ी करोगे घंटी बजा के चले जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो वही चीज यहां समझो कि जो बाकी एलिमेंट्स है ना, ये अनस्टेबल तो नहीं है लेकिन ये ज्यादा स्टेबल भी नहीं है, ये नॉर्मल एलिमेंट्स है, बट जब हम बेरिलियम और नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये स्टेबलर एलिमेंट्स। ये क्या है, स्टेबलर एलिमेंट्स। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, हाफ फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड एंड दिस इज फुली फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। इनकी क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इनकी क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हिच मींस फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर इज मोर स्टेबलर देन मी, राइट। क्योंकि उसके आप उसकी घंटी बजा के ऐसे थोड़ी भाग जाओगे और फिर बोलोगे परेशान कर दिया। बट मेरे घर की बेल बजा के आप अगर निकल जाओ तो मेरे बैड डिस्टर्ब तो होंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं। और ये बेरिलियम और नाइट्रोजन आर सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इनको डिस्टर्ब करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। पहले सिक्योरिटी को भेदोगे, फिर उसके बाद जाके घंटी बजाओगे, है ना। तो इनको डिस्टर्ब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू अप्लाई मोर एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होता है, ये बोलते हैं यार हमसे इतनी आसानी से तुम इलेक्ट्रॉन नहीं लेके जा सकते क्योंकि हम स्टेबल है, तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो इनका एडजेसेंट है, अब देखो बढ़ेगी ना, तो जो इनका एडजेसेंट है उससे ज्यादा हो जाती है, जो इनका एडजेसेंट है उससे ज्यादा हो जाती है। एडजेसेंट मतलब आगे वाला पीछे वाले से ज्यादा, थोड़ी पीछे वाले तो ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन आगे वाले से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। विच मींस अगर मैं लिखना चाहूं तो ये जो पहले वाला था आपका ओरिजिनल है, ठीक है, जो आप लिखोगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होगी, दिस विल बी द राइट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दिस विल बी द राइट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर होगा, बेटा ध्यान समझो, हमने क्या बोला, ये स्टेबल फॉर्म में है। अगर ये स्टेबल फॉर्म में है तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हूं। होता है ना कि हर कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजन होते हैं, वैसे जैसे
कोई नॉर्मल सिटीजन, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है। वैसे ही इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी एलिमेंट्स में भी कोई स्टेबल होते हैं, कोई नॉट ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक है। जैसे इन बाकी आप देखो तो नाइट्रोजन और बेरिलियम आर स्टेबलर, क्यों? क्योंकि उनके पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन बाकी सब इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अब हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की जब आप बात करते हो तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। एंड क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से उनकी आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और क्योंकि उनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से वो क्या करते हैं? वो एक आगे जंप मार जाते हैं, बोलते हैं मैं थोड़ा सा आगे रहूंगा तुमसे। जनरल लाइफ में भी ऐसी होता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर या आईएएस ऑफिसर आपसे थोड़ा सा आगे रहते हैं। वही चीज में होती है कि वो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। बस समझ आती कि नहीं आती? ये बात समझ आती कि नहीं आती? तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि ये जंप क्यों कर रहे हैं। क्यों जंप कर रहे हैं? क्योंकि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि इनमें आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तभी आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हम कैसे बिहेव देखेंगे, है ना? इन डी ब्लॉक, ठीक है। साइज का हमने ग्राफ क्या बनाया था? एक बार साइज का ग्राफ देख लेते हैं हमने साइज का ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था ना, एटॉमिक साइज का डी ब्लॉक के लिए, है ना? कुछ इस तरह से हमने एटॉमिक साइज का ग्राफ बनाया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा आयनेशन एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, साइज क्या कर रहा है बेटा? साइज जनरली क्या कर रहा है आपका? ध्यान से देखो, उधर साइज क्या कर रहा है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस एंड मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर, ठीक है। आयनेशन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर, आयनेशन एनर्जी एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता जाएगा आयनेशन एनर्जी क्या कर दी जाएगी? इंक्रीज। जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता जाएगा आयनेशन एनर्जी क्या कर दी जाएगी? इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है। तो यहां पर वही करो, जैसे जैसे साइज डिक्रीज कर देगा आयनेशन एनर्जी कर दी जाएगी इंक्रीज, और सबसे टॉप पे पहुंच जाएगी। सर ये तो डिप करनी चाहिए थी क्योंकि साइज तो यहां पर इंक्रीज हुआ। जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा आयनेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। लेकिन यहां पर सर इंक्रीज हुआ है, जिंक का तो साइज बढ़ जाता है, तो इसको तो घटना चाहिए। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से समझें और इस चीज को समझने की कोशिश करें तो कॉपर एंड जिंक हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी वजह से उनका साइज बढ़ता है। कॉपर एंड जिंक हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात करी थी कि नहीं करी थी हमने? और इसी वजह से उनका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर ध्यान से समझो, देखो यहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा जिंक, यहां पर आएगा आपके पास कॉपर, और कॉपर से पहले आएगा आपके पास निकल, ठीक है, निकल। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने इसको इस तरह से लिखा कि ये लिख दिया मैंने, है ना? ये लिख दिया, ठीक है। और आपसे बोला गया कि आप ये बताओ कि किसकी होगी, तो मैं ये बोलूंगा जैसे जैसे साइज डिक्रीज करेगा आयनेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ये बढ़ गई। अब आप ये बोलो कि सर कॉपर और जिंक का तो कम होना चाहिए, साइज घट गया, लेकिन बेटा इनका याद रखो, इनकी तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, विच मींस ये आगे जाने चाहिए, विच मींस ये निकल से हमेशा आगे रहेंगे, तो ये कैसे रहेंगे? कॉपर और जिंक की हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा। कॉपर और जिंक की हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वैसे साइज के हिसाब से तो उनकी घटनी चाहिए थी, उनकी रिड्यूस होनी चाहिए थी। The ionization energy of copper and zinc should reduce according to the size, but it increases according to the stable electronic configuration they possess. It increases according to the stable electronic configuration they possess. तो ये बात समझ आती है क्यों कॉपर और जिंक की ज्यादा होती है? क्योंकि उनके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर, आईएएस ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर, और जो बाकी सारी चीजें क्या है वो नॉर्मल है। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? तो जनरली कॉपर और जिंक का क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड जाने पे कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। याद रखो बेटा कि ग्राफ को याद करना आसान है,
आप उसको इमेज फॉर्म में रख सकते हो। अगर आप वैसे याद करने जाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से याद रखिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे वेरी करते हैं। बात समझ आती है? चलिए लेफ्ट टू राइट हो गई, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, है ना? टॉप टू बॉटम में कैसे वेरी करते हैं? टॉप टू बॉटम जाने पे हाउ डज इट वेरी? ठीक है, मैं लिख देता हूं, सीरीज लिख देता हूं, ठीक है ना? मेरे पास क्या थी सीरीज? ठीक है, ये मेरे पास सीरीज है ना? और इस सीरीज में मेरे को क्या बताना है? मेरे को ये बताना है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने हमेशा ये बताया कि पहले वाले तीन का थोड़ा अलग बिहेवियर होता है, एटॉमिक साइज में भी अलग बिहेवियर था और बाकी सबका अलग बिहेवियर था। तो पहले तीन की बात करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, इस वजह से क्या होता है बेटा? साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है? तो इन सबका अलग बिहेवियर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ना 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं कि स्कैंडिनम, यट्रियम और लैथ्रम, इनमें क्या होगा? डाउन द ग्रुप बढ़ने पे साइज बढ़ रहा था, साइज बढ़ रहा था, उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, विच मीन सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? स्कैंडियम से। सिंपल सिंपल लगा दो, ये है ना, ये हो जाएगा। सबसे मुश्किल किसका हो जाएगा? स्कैंडियम से। अब बाकी सबकी बात करते हैं। तो 3D से 4D क्या होगा? 3D से 4D में वैसे तो हमारा ख्याल ये होना चाहिए कि साइज बढ़ रहा है तो ऊपर वाले का ज्यादा होना चाहिए, बट ये ऑलमोस्ट सेम होता है। ये ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम। अब ये क्या हुआ सर? ये डिफरेंट क्यों हुआ? अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। जब 3D से 4D जा रहे हैं बेटा, तो आपका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, n को हम साइज मान लेते हैं, शेल इंक्रीज कर रहे हैं, है ना? शेल इंक्रीज कर रहे हैं, बट साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव डिक्रीज नहीं कर रहा, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपने कुछ इलेक्ट्रॉन डी में डाले, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपने 3D में डाले, बट 3D का जो रिपल्शन था, जो स्क्रीनिंग था, वो नेग्लिजिबल था, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, ठीक है? लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आपने जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में डाल दिए, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन मिलता है, रिपल्शन में तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, और जितना दूर जाएगा उतना आसान हो जाएगा निकालना। लेकिन 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन दिखाते ही नहीं, बहुत कम दिखाते हैं। अगर वो मिनिमम रिपल्शन दिखाते हैं तो उनकी वजह से रिपल्शन तो मिला नहीं, विच मींस वो दूर गया नहीं, लेकिन उनके रिस्पेक्ट में उतने ही प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आ गए, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को इधर खींचा जा रहा है, ठीक है, और एक फोर्स लग रही है उतने ही आदमी की, तो 10 पीपल आर हियर, 10 पीपल आर हियर, ठीक है, इधर 10-10 पीपल लोग हैं। अब एक फोर्स लग रही है, ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि 10-10 पीपल तो छोड़ दिए, लेकिन यहां पर 10 जो लोग जोड़े वो बहुत ही वीक थे, सिर्फ दे अकाउंटेड टू बी 100 किलोग्राम्स, ठीक है, और यहां पर जो जोड़े वो थे दे काउंटेड टू बी 1000 किलोग्राम्स। तो कौन ज्यादा खींचेगा? ये अंदर वाला ज्यादा खींचेगा और बाहर वाला कम। तो कहां जाएगा ब्लॉक? ब्लॉक अंदर की तरफ जाएगा। ब्लॉक अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो प्रोटॉन्स हैं वो तो इक्वल अमाउंट में पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन दिखा ही नहीं पा रहे। इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन दिखा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्योंकि वो 3D में घुस गया, और 3D में क्या होता है कि 3D में साइज बड़ा होने की वजह से उसमें वो रिपल्शन दिखा ही नहीं पाता। तो हो क्या रहा है? साइज तो बढ़ रहा है लेकिन जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है। साइज तो बढ़ रहा है लेकिन जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, और इसकी वजह से इन दोनों का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहती है? सिमिलर। अब बात करते हैं 4D से 5D पे आने पे। जब मैं 4D से 5D पे आऊंगा, अब यहां पर तो साइज सेम हो जाता है, तो साइज नहीं बढ़ा लेकिन जेड इफेक्टिव तो बढ़ा। साइज नहीं बढ़ा लेकिन जेड इफेक्टिव तो बढ़ा, तो साइज बढ़ा नहीं, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई।
साइज बढ़ा नहीं, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। सिंपल सिंपल चीज। यहां तो ये 10 किलोग्राम का फोर्स लग रहा था, लेकिन अब 10 किलोग्राम का फोर्स भी नहीं लग रहा 4D से 5D जाने पे, और इसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है बेटा, इसकी वजह से होता है कि साइज बढ़ा नहीं, साइज सिमिलर रह गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन ने बोला भाई साहब हम बाहर तो जा नहीं पा रहे, अब न्यूक्लियस की तरफ चलते हैं, तो छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और वहां जैसे ही वो श्रिंक हुआ, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, मुश्किल। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, मुश्किल। बात समझ आती है, बात समझ आती है कि इन दोनों के बीच में साइज का डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन यहां से यहां जाने पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का डिफरेंस आ जाता है, और जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ही मुश्किल इलेक्ट्रॉन को निकालना। ये बात समझ आती है, बात समझ आती है, ठीक है। ये हो गया आपका डी ब्लॉक में कैसे वेरी करता है। तो डी ब्लॉक का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये वाला रिप्रेजेंटेशन दोनों आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर याद कर लेंगे तो आसान रहेगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये वाला आपने समझ लिया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कि कैसे ये वेरी करता है डी ब्लॉक में, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 में स्पेसिफिकली कई बार बात करता हूं, और इसके बारे में हम बार बार बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट ग्रुप है। ग्रुप 13 इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। देखो बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइज क्या करता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बोरॉन की, ठीक है। अब एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे साइज क्या करता है, साइज करता है डिक्रीज। ये पढ़ा था हमने, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो इसकी वजह से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका साइज कम उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। गैलियम से इंडियम जाने पे साइज क्या करता है, इंक्रीज, तो उसकी वजह से गैलियम की ज्यादा। और इंडियम से थैलियम जाने पे साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर भी थैलियम की ज्यादा होती है, फिर भी थैलियम की ज्यादा होती है। होनी चाहिए इंडियम की ज्यादा, लेकिन होती थैलियम की ज्यादा। अब ये क्या होगा सर, इसीलिए बोला था मैंने एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शंस ग्रुप है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट तो सही नहीं है, बट इसमें आपको समझना पड़ेगा। अब ध्यान समझ, इंडियम पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इंडियम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर 49 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके रिस्पेक्ट में उसके पास 49 प्रोटॉन्स भी होंगे। थैलियम पे इज 81 इलेक्ट्रॉन्स और उसके रिस्पेक्ट में उसके पास 81 प्रोटॉन्स भी होंगे। ये बात तो सबको समझ आती है, बात तो समझ आती है ना, कि इसके पास 49 इलेक्ट्रॉन्स, 49 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 81 प्रोटॉन, 81 इलेक्ट्रॉन्स, 81 प्रोटॉन्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलमोस्ट 75% बढ़ गए, ठीक है, 75% बढ़ गए। जब हम इंडियम और थैलियम की साइज की बात करते हैं, जब हम इंडियम और थैलियम की साइज की बात करते हैं बेटा, तो इंडियम का साइज होता है 1.55 एंगस्ट्रॉम, 1.50 एंगस्ट्रॉम, और इसका होता है 1.55 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप ध्यान सोचने की कोशिश करें तो साइज में तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, साइज में तो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट डबल हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट डबल हो गए। अगर प्रोटॉन डबल हो जाते हैं, अगर प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, तो क्या इंक्रीज करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 3D 4D 5D, 4D और 5D में हमने क्या पढ़ा कि 4D और 5D में 5D का जो साइज है वो 4D से सिमिलर है, और इसकी वजह से 5D में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। वही चीज यहां पर होती है बेटा कि क्योंकि इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडियम एंड थैलियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, but the Z effective of thallium is high. But the Z effective of thallium is high because almost double number of protons are present in thallium. इसकी वजह से थैलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंडियम से क्या हो जाती है, इसकी वजह से थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसके से बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे डिक्रीज, एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे इंक्रीज, गैलियम से इंडियम जाने पे डिक्रीज, एंड इंडियम से थैलियम जाने पे इंक्रीज। ये आपका वेरिएशन होगा फॉर आयनाइजेशन। साइज इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से ये आयनाइजेशन एनर्जी है ना, तो ये आयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन कुछ इस तरह से वेरी करेगी, ठीक है, कुछ किस तरह से वेरी करेगी, ये आपका ये कुछ इस तरह से वेरी करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी वेरी लाइक दिस,
ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज याद रहेगी, इसको लिख लो, है ना, फिर आगे चलते हैं। चलो अब इसका लास्ट पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन, है ना, एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन। अब कभी ये लिखा जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है बेटा, दोनों ही सेम चीजें हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम चीज। जैसे हमने पढ़ा था शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, वही चीज यहां पर है कि आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आर सेम, शक्तिमान ही गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान, ठीक है, तो वही चीज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। अब एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं, पहली चीज, ठीक है, हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब आपने बचपन में ये पढ़ा था और आपने हमेशा से पढ़ते आ रहे हो ये चीज कि मेटल से ना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, पढ़ते आ रहे हो कि नहीं पढ़ते आ रहे हो, विच मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमेशा कम, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम। तो मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मेटालिक कैरेक्टर, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेटालिक कैरेक्टर is inversely proportional to आयनाइजेशन एनर्जी। ये बोलूंगा कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है उसकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ये चीज याद रखना, जिसका जो भी मेटालिक कैरेक्टर कम है उसका आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान, ठीक है। तो जैसे ही मेटालिक कैरेक्टर आप देखोगे तो मेटालिक कैरेक्टर किस बेसिस में बताओगे, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल लिथियम से सीजियम जाने पे साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज, लिथियम के बीच में आ जाता है सोडियम, ठीक है ना, लिथियम के बीच में आ जाता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, है ना, लिथियम से सीजियम जाने पे साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। इस वजह से सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सीजियम की, और इस वजह से हम सबसे ज्यादा बोल सकते हैं सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन सा होगा, सीजियम। सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन सा होगा, सीजियम। तो सिंपल चीज है, मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों, क्योंकि कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लूज करता है, और आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बताएंगे हम, साइज और सेल्फ इफेक्टिव के बेसिस पे। तो इस केस में सीजियम सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी के साथ सबसे ज्यादा मेटालिक हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, लास्ट, ठीक है ना, एप्लीकेशंस में लास्ट। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है ए से ए प्लस से A2 प्लस, A2 प्लस से A3 प्लस, ठीक है। अब यहां पर आपके पास IP1, यहां पर आपके पास IP2, यहां पर आपके पास IP3, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, और आपको IP1, IP2, IP3 की वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है, और बोलेंगे किसकी कौन सी वाली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो बेटा समझने की जरूरत क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें आपको क्या देखना है, दो चीज देखनी है। एक, अगर IP इनिशियल या IP2 माइनस IP1, या मैं ये बोल देता हूं कि कोई भी IPX माइनस IPY, IPX माइनस IPY, वो कोई भी हो सकती है, 3 से 2 माइनस करो, 2 से 1 माइनस करो, तो आपकी मर्जी है, इज ग्रेटर देन 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इज ग्रेटर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11.3 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। IPX माइनस IPY इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो यहां पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, lower oxidation state is stable, ठीक है। IP, मैं ये बोल देता हूं कि यहां पर IP2 ले लेते हैं, ठीक है ना, IP2 माइनस IP1, जो लोअर ऑक्सीडेशन IP2 माइनस IP1 करूंगा तो अगर वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, A+, ये ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल। और अगर IP2 माइनस IP1 is less than
IP2 minus IP1 is less than equal to 11 electron volts, then higher oxidation state will be stable, that is A2 plus will be stable. Then higher oxidation state will be stable, that is A2 plus will be stable. ठीक है, ऐसे आप IP3 और IP2 माइनस करके भी कर सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि IP3 माइनस IP2 करोगे तो क्या निकले. ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना और फिर उससे हम देखेंगे. ठीक है, देखो ये रिलेशन है. ठीक है, तो ये लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं. ठीक है, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर IP2 बहुत ज्यादा हो जाए, IP2 एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या A2 प्लस A2 प्लस में जाएगा? क्या A प्लस A2 प्लस में जाएगा? अगर बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाए नहीं, है ना, तो A प्लस A2 प्लस में नहीं जा पाएगा. राइट, या ये मैं बोल दूं कि IP3 बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या A2 प्लस A3 प्लस में जाएगा? नहीं. ठीक है, अगर कोई भी IP बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो जो जंप है वो लेना क्या हो जाता है? मुश्किल. तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर वो जंप नहीं ले रहा होगा, मान लो IP2 बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लेते हैं IP2 बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर वो जंप नहीं ले रहा है, विच मींस वो किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहेगा? इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो यहां से आगे तो नहीं जा पा रहा, वो यहां तक तो आ पा रहा है क्योंकि IP1 बहुत कम है, लेकिन IP2 बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा. इस वजह से कौन सी फॉर्म स्टेबल रहेगी? A प्लस. What I'm trying to say here is, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि you have two IPs, IP1 and IP2 consecutive IPs. If IP2 is huge or large or very much more than IP1, then what will happen? It will not take that plunge. It will not jump from A plus to A2 plus. And if it is not jumping from A plus to A2 plus, which means it will stay in this form, and if it stays in this form, then A plus will be more. Then A plus will be more. और इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर IP2, मैंने कहा था IP2 माइनस IP1 का अगर मॉड ले लूं, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो हमेशा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपको कि यहां पर IP2 कम है, IP2 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है. ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो क्या करेगा? वो आसानी से जंप करेगा. आसानी से क्या करेगा? जंप करेगा. जब वो आसानी से जंप करेगा, विच मींस जब वो आसानी से जंप करेगा, विच मींस वो प्लंज लेगा. जब वो प्लंज लेगा, वो वाला, जब वो वाला वो प्लंज लेगा, तो क्या होगा? ये आगे वाला फॉर्म क्या होगा? स्टेबल होगा. तब वो आगे वाला फॉर्म क्या होगा? स्टेबल. उसी के लिए क्या बोला हमने कि IP2 is minus IP1 if less than equal to 11 electron volts, then lower oxidation state is stable. Then lower oxidation state is stable. ये चीज हमने बोली थी. ठीक है, तो ये बात समझ आती है कि अगर आपकी, ये तो वैल्यूज बात हो गई. ठीक है ना, तो वैल्यूज की बात हो गई. वैल्यूज की बात मतलब बहुत रेयरली की जाती है, वैल्यूज याद नहीं रखनी आपको, बस देख लो. ठीक है, बट उसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया, अगर IP बहुत ज्यादा हो गया, IP2 बहुत ही एबनॉर्मली ज्यादा हो गई, तो वो नीचे वाला ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफर करेगा. लेकिन अगर IP2 नॉर्मली चल रही है, तो फिर वो क्या करेगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा. बात समझ आती है? ये बात समझ आती है. ठीक है, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? शक्तिमान ही गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान, दोनों चीजें सेम है, एक ही चीज है. ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, कोई ज्यादा डिफरेंस का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों चीजें सेम. ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात समझ आती है. आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन जरा करके आना. ठीक है, कि कैसे उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें. ठीक है ना, वो क्वेश्चन करके आना. एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन लिखो. फॉर एन एलिमेंट X, IPs are given. IPs are given. For element X, IPs are given. ठीक है. Find. Sorry. IPs are given. IP दे देते हैं. IP1 is 2. कोई भी एनर्जी लगा लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. IP2 is 10. IP3 is 100. IP4 is 105. ठीक है, ये है. ठीक है, ये आपको IPs देखी. फाइंड, आपको फाइंड करना है. फाइंड वैलेंसी, ग्रुप नंबर, एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन नंबर. फाइंड वैलेंसी, सेकेंड ग्रुप नंबर, ठीक है, एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसी
आपको ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप होमवर्क के साथ साथ ये क्वेश्चन भी करिएगा, ठीक है। एंड पहले ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे क्या आंसर निकलता है, किस तरह से निकलता है आंसर। बाद फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से आंसर निकलता है आपका, क्या बनता है आंसर, ठीक है। उसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर एंड विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।